हाँ, हेलो। तो यहाँ जो है हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द ओएस थ्योरी। तो ये फेरोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो है फेरोमैग्नेटिज्म का एक एक्सप्लेनेशन है। इसमें ओएस थ्योरी में इन्होंने ये कहा कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो डाइपोल्स होते हैं, जो एटॉमिक डाइपोल्स, एटॉमिक लेवल पे वो जो इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है एंड इट कंस्टिट्यूट्स एटॉमिक डाइपोल। ये डाइपोल्स जो है छोटे छोटे रीजन्स में कन्फाइंड होते हैं। कल हमने डायग्राम दिया था, यहाँ पे अभी फिर से दे देंगे, घबराने की बात नहीं है। जिसको हम लोग रीजन्स कहते हैं, डोमेन्स कहते हैं। डोमेन माने होता है छोटा सा रीजन। अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन में जो है ये ऐसा सिचुएशन होता है कि जो डोमेन है ये क्लोज लूप बनाता है जिसके फ्री एंड्स नहीं होते। इसको अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन कहते हैं। अनमैग्नेटाइज्ड कंडीशन का मतलब है देयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। in the presence of external field, in the presence of external field, the chains break and there are free ends. तो ये जो है फ्री एंड्स इसमें बनते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसा, और तुम्हारा जो पूरा मटेरियल है एक बड़े से डाइपोल जैसा बिहेव करता है। ठीक है। एंड द डाइपोल्स in the domain all orient themselves in the direction of the field, and there is a magnetization, and there is a strong magnetic effect। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट जो है यहाँ पर बनता है। ठीक है। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म जो कि ओएस बताते हैं। तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है, सो दिस फेरोमैग्नेटिज्म, इसको बताया जाता है क्रिस्टल फिनोमेना। क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल सॉलिड का एक फॉर्म है जहां पर उसका जो बेसिक डेफिनेशन ये होता है कि उसमें जो है तुम्हारे सारे उसका ज्योमेट्रिकल शेप, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिक्स होता है। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, तो उसी को क्रिस्टल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टल फेरोमैग्नेटिक इफेक्ट। इसको क्रिस्टल फेरोमैग्नेटिज्म या क्रिस्टल फेनोमेना कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द क्रिस्टल फेरोमैग्नेटिक फेनोमेना। इसको हम लोग क्रिस्टल फेरोमैग्नेटिक फेनोमेना बोलते हैं। तो ये ओएस ने बताया कि ये फेनोमेना इसके अंदर होता है। तो इन्होंने जो है ये डोमेन थ्योरी को एक्सप्लेन किया, डोमेन थ्योरी का बारे में आइडिया दिया। तो इनका जो कैलकुलेशन था या इनका जो थ्योरी था वो कुछ इस प्रकार का था कि इन्होंने ये बताया कि जो इनसाइड ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देयर इज ए मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द स्मॉल डाइपोल्स, ये हर एक एटम या मॉलिक्यूल के पोजीशन पे होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड पहले समझ लो। और ये मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। जो आसपास मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उनके इंटरेक्शन के कारण बनता है। कल हम लोगों ने इसको पढ़ा था, एक्सचेंज इंटरेक्शन। और ये जो मॉलिक्यूलर फील्ड है इनसाइड द मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इट इज डिफाइंड बाय ए मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ध्यान देना, यहां पर भी एक मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है। ये मैग्नेटाइजेशन एम नहीं है, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। Weiss in the theory describes that there is a molecular magnetic field inside the atom के अंदर molecular inside the material, ferromagnetic material, and this field is present at the position of
at the position of every atom और मॉलिक्यूल, हर एक एटम या मॉलिक्यूल में जो कोई पोजीशन पर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो एक मैग्नेटाइजेशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके थे उसी तरह का एक मैग्नेटाइजेशन वेक्टर यहाँ पर भी है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो वहां पे लिखते हैं जो मैग्नेटाइजेशन होता है m बराबर होता है काई h, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड को बी आई से रिप्रेजेंट करें, बी आई, बी सबस्क्रिप्ट आई, देन दिस फील्ड इज गिवन बाय द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल कहें या मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड, और मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक फील्ड इज बी आई इज इक्वल टू बीटा टाइम्स कैपिटल आई, where बीटा जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, where बीटा इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर फील्ड कोफिशिएंट इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड proportionality constant and is called molecular field coefficient, इसको हम लोग कहते हैं molecular field coefficient, molecular field coefficient। molecular field coefficient बोलते हैं। अब ये जो I है यहाँ पे, दिस I इज ए मैग्नेटाइजेशन वेक्टर, माने जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है, द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बी आई, आई सबस्क्रिप्ट है, इज प्रोपोर्शनल टू एन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, इन इंटरनल मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन है ये, मैग्नेटाइजेशन मतलब होता है अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स। तो ये जो छोटे छोटे रीजन्स में जो डाइपोल्स का अलाइनमेंट है उसके कारण जो मैग्नेटाइजेशन बन रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं आई। तो जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो बीटा आता है, बीटा को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फील्ड कोफिशिएंट, ठीक है। अब जब हम लोग एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो जो नेट इफेक्टिव फील्ड स्ट्रेंथ होता है, दिस इज द सम ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड प्लस दिस इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज द बेसिक ऑफ द वेव्स थ्योरी। When an external magnetic field, external magnetic field B is applied, then ये फिनोमेना जो है कुछ हद तक तुम्हारा उसी पोलराइजेशन की तरह है, ठीक है। ये पोलराइजेशन की तरह है, अप्लाइड देन ए नेट फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप in the material which is the sum of the internal field and the external field। जो ये एक्सटर्नल फील्ड हमने लगाया और बी आई जो इंटरनल फील्ड है, इन दोनों का सम होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड जो या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो हमारा उस मटेरियल में बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको बीई जो इफेक्टिव फील्ड है, बी सबस्क्रिप्ट ई इज द इफेक्टिव फील्ड, ठीक है।
ये क्या है, इट इज द सम ऑफ बी एक्सटर्नल फील्ड एंड द इंटरनल फील्ड। तो बी आई की जगह हम लोग जो है बीटा आई रखते हैं, तो ये बीटा आई हमने यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पर जो तुम्हारा सिचुएशन है इट इज सिमिलर टू, अगर तुम लोगों ने पोलराइजेशन पढ़ा है तो उस पोलराइजेशन जैसा ये सिमिलर एक फिनोमेना है, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन हियर। अब अगर हम इसी मटेरियल का, जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसका 1 ग्राम मोल ले और उसमें जो है उसमें कुछ क्वांटिटीज डिफाइन करें। सपोज वी हैव 1 ग्राम मोल of the ferromagnetic material with the following specifications, अगर ये हम यहाँ पर कंसिडर करें इन दैट सिचुएशन, सपोज, तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशंस है हमारे, हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है स्नैप दे रहे हैं, लिखने में समय लगेगा, तुम्हारा भी समय जाएगा। तो यहाँ पे रो जो है ये डेंसिटी है, m मॉलिक्यूलर वेट है, इसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। सिग्मा जो है, सिग्मा और सिग्मा नॉट को समझने की जरूरत है। सिग्मा जो है इट इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक मोमेंट एंड सिग्मा नॉट इज ए सैचुरेशन वैल्यू। सैचुरेशन वैल्यू का मतलब होता है एक ऐसा वैल्यू उसके आगे और मैग्नेटाइजेशन नहीं होता, ठीक है। तो सैचुरेशन वैल्यू का मतलब है, सैचुरेशन वैल्यू इज that value of magnetization, of that value of magnetization beyond which, इसके आगे there cannot be any magnetization। इसका मतलब ये है magnetization, which means up to सिग्मा नॉट। सिग्मा नॉट तक पहुंचते पहुंचते सैचुरेशन क्यों होता है? सैचुरेशन इसलिए होता है अप टू सिग्मा नॉट, 0 सबस्क्रिप्ट है, सिग्मा नॉट ऑल द डाइपोल्स हैव अलाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सारे डाइपोल्स जो हैं ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड में अलाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक सैचुरेशन आता है। तो इन दिस सिचुएशन अगर हमको ये निकालना होता है कि हमारा ये जो इंटरनल मैग्नेटाइजेशन है जिसको हम लोग आई कह रहे हैं, व्हाट इज दिस आई? दिस आई इज सिग्मा अपॉन m बाई रो, द इंटरनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। या यहाँ पे तो हम लोग क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, द इंटरनल मैग्नेटाइजेशन is तो इंटरनल मैग्नेटाइजेशन जो है हमारा I इज सिग्मा बाई m बाई रो, इसकी डेरिवेशन की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मास m है, रो डेंसिटी है, और जो सैचुरेशन वैल्यू है, सैचुरेशन वैल्यू की जगह हम लोग जो है सिग्मा की जगह सिग्मा नॉट रखेंगे, यानी हम लोग नहीं रखेंगे, उन्होंने रखा। दिस इज द सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज लेकर के होता क्या है, तो हमारा जो, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों का रेशियो ले, मैंने सैचुरेशन का और जो इंटरनल मैग्नेटाइजेशन का है, तो इन दोनों को भाग लगाओगे तो सिंपल ये आएगा सिग्मा बाई सिग्मा नॉट। अभी हम लोग इसका पर्पस क्या है, अभी उस पर आ रहे, ये आएगा। अब इसका पर्पस क्या है, क्या हम बताना चाह रहे हैं? तो यहाँ पे जो है ये जो इंटरनल मैग्नेट, समझो इसको, इंटरनल मैग्नेटाइजेशन क्यों हो रहा है इसमें? बिकॉज देयर आर डाइपोल्स इन द डोमेन, डोमेन के अंदर डाइपोल्स है। ये डाइपोल्स जो है दे आर अलाइनिंग, ये नॉन अनमैग्नेटाइज्ड सिचुएशन में या इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अपने अपने डोमेन्स में अलाइंड है। जब मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं सारे डोमेन्स अलाइन हो रहे, ठीक है। जब पूरे डोमेन्स अलाइन हो जाएंगे तब सैचुरेशन होगा, क्योंकि और कोई डाइपोल रहेगा ही नहीं जिसको अलाइन होना है।
तो ये जो डोमेन्स है दे आर, कल ही हमने बताया था कि कोई भी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, आयरन कोई ले ले, इसका जो एक एटम होता है, ए सिंगल एटम ऑफ आयरन, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सिंगल एटम जो है ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये जो डोमेन्स है बेसिकली दे फॉलो द लैंजोआ थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। दे फॉलो द लैंजोआ थ्योरी। लैंजोआ थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा था, वो कॉट अल्फा -1 बाई अल्फा। बेसिकली उसमें क्या था, देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन टेम्परेचर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। एक अलाइन करना चाह रहा है, एक डिसऑर्डर करना चाह रहा है। सिंस इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, अगर हम आयरन की ही बात करें, उसी से डेफिनेशन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वन एटम इज पैरामैग्नेटिक। एक जो इसका सिंगल एटम होता है ये पैरामैग्नेटिक होता है। सो दीज डोमेन फॉलो द पैरामैग्नेटिक लॉ। पैरामैग्नेटिक लॉ क्या है? पैरामैग्नेटिक लॉ ये है कि जो मैग्नेटाइजेशन होता है इट वेरीज विद टेम्परेचर, which is which states that the alignment of dipoles varies with temperature। ये टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो अगर यहाँ पे हम I बाई आई एस की बात देखें, I बाई आई एस जो है दिस ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। और पैरामैग्नेटिज्म का लॉ ये है, अल्फा क्या है, म्यू बी बाई एम बी बाई के टी, म्यू बी बाई के टी, सॉरी। तो अल्फा कंटेन्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक्सप्लेन किया था कि अल्फा एक ऐसा फैक्टर है जो दो ऑपोजिट क्वांटिटीज को लेके चलता है। मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करना चाहता है, टेम्परेचर रैंडमाइज करना चाहता है। तो बीई की जगह जो है यहाँ पर अगर हम अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया बी प्लस बीटा आई, इसकी वैल्यू रख दे तो हमारा जो अल्फा आएगा, अल्फा इन दिस केस बिकम्स म्यू बी प्लस बीटा आई बाई के टी, ठीक है। म्यू जो है ये डाइपोल मोमेंट है इंडिविजुअल एटम का, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, जानते हैं। अब अगर हमारा एक्सटर्नल फील्ड जीरो हो तो क्या होगा, अगर हम नॉन मैग्नेटिक स्टेट में है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फील्ड है ये बी वो जीरो हो जाएगा। बीई तब क्या होगा, बीई विल बी बीटा आई ओनली, और आई की जगह अगर हम जो है ये वैल्यूज रख दे। अब इसमें हमको जो है दो केसेस देखने हैं। when the external field is zero, then तो हमारा बीटा इफेक्टिव जो है इट इज ओनली बीटा आई, आई की जगह जो है हमने सिग्मा रो बाई एम रखा, ठीक है। तो अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि बीटा जीरो है, बीटा आई की जगह जो है बीटा आई की वैल्यू ऊपर रख देंगे तो क्या मिलेगा हमको, सो दैट हमारा जो अल्फा है ये हमारा हो जाएगा अल्फा म्यू बी ई बाई के, म्यू बी प्लस बीटा आई बाई के टी। बी एक्सटर्नल फील्ड जीरो है, बीटा 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 प्रेजेंट रहेगा, आई की जगह जो है हम लोग क्या रखेंगे, आई की जगह रखेंगे सिग्मा एम बाई रो, उसको रखा, के टी पहले से है, रो को जो है यहाँ पर जो है एक फैक्टर आया है नीचे कैपिटल एन, कैपिटल एन एक फैक्टर आया है, एन जो है तुम्हारा एवोगाड्रोज नंबर है, ठीक है। दिस इज एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर क्या होता है ये जानते हो तुम लोग। तो हमारा अल्फा जो है दैट विल रिड्यूस, एन इज एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर, एंड तो हमारा अल्फा जो है दिस इज सिग्मा नॉट बीटा सिग्मा रो बाई आर टी एम, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अल्फा।
तो हमारा जो सिग्मा बाई सिग्मा नॉट है, हमको इसी को इवैल्यूएट करना है, व्हिच इज वेरिंग विथ टेम्परेचर। तो दिस सिग्मा बाई सिग्मा नॉट, अगर हम यहाँ पे रेशियो निकालना चाहें, दिस रेशियो बिकम्स ये हमारा रेशियो, ठीक है। अब इससे क्या होता है, तो ये जो है, ये जो कंडीशन है तुम्हारा, ये जो इक्वेशन बता रहा है ऊपर, I बाई आई एस का जो इक्वेशन है, ये मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को बताते हैं। समझो पहले, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर, विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड। अब इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो है, सिग्मा बाई सिग्मा नॉट को वाई एक्सिस पे और अल्फा को जो है वो एक्स एक्सिस पे रख करके प्लॉट करते हैं, तो हमारा जो है कुछ इस प्रकार का एक ग्राफ बनता है। उस ग्राफ को एक्सप्लेन करना है, उस ग्राफ को जो है समझना है क्या है ये ग्राफ। तो यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। तो सिग्मा बाई सिग्मा नॉट को वाई एक्सिस पे रखते हैं, और हमारा जो अल्फा है दैट इज इन द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो इस ग्राफ में क्या बता रहा है ये ग्राफ। यहाँ पे जो तुम्हारे दो कर्व्स है, कर्व वन जो है दैट इज द लैंजोआ फंक्शन या लैंजोआ इक्वेशन, ठीक है, ये लैंजोआ इक्वेशन से आता है। और जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो भी सिग्मा बाई सिग्मा नॉट है व्हिच इज लीनियरली वेरिंग विथ अल्फा, उसके साथ आता है। दोनों इक्वेशंस अल्फा के साथ वेरी कर रहे हैं, समझो इस चीज को ध्यान से। दोनों इक्वेशंस अल्फा के साथ वेरी कर रहे हैं। I बाई आई एस कॉट एच अल्फा माइनस वन बाई अल्फा, सिग्मा बाई सिग्मा नॉट आर टी एम बाई सिग्मा नॉट स्क्वायर, जो कुछ भी है, इंटू अल्फा। एक लीनियरली वेरी कर रहा है, एक कोटेंजेंट, ठीक है। और ये दोनों कर्व जो है दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट ए पॉइंट पर यहां पर मीट करता है, ठीक। अब अगर ये जो लीनियर ग्राफ है सिग्मा बाई सिग्मा नॉट ये जीरो हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। ग्राफ देख करके जो है हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बाई सिग्मा नॉट जीरो इज नॉट ए ट्रू सोल्यूशन। तो सिग्मा बाई सिग्मा नॉट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा बाई सिग्मा नॉट, मैंने मिनिमम वैल्यू। इसका सोल्यूशन अगर हम देखें, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए, तो लेट अस सी। द कर्व वन shows the Langlois function Langlois function and the straight line shows the equation, जो सिग्मा बाई सिग्मा नॉट का इक्वेशन है, वो इक्वेशन यहां पर जो है दिख रहा है, जहां पे अल्फा के साथ ही लीनियरली वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशंस जो है दे आर वेरिंग विथ अल्फा। अल्फा कंटेन्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड दे आर मीटिंग एट सम पॉइंट ए। मीटिंग एट सम पॉइंट ए का मतलब क्या है कि सिग्मा बाई सिग्मा नॉट और जो लैंजोआ फंक्शन है दे आर बिकमिंग इक्वल, दे हैव ए कॉमन वैल्यू एट द पॉइंट ए। ये जो है इनकी कॉमन वैल्यू, ठीक है। तो सिग्मा बाई सिग्मा नॉट, इसका अगर हम प्रोजेक्शन ले, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस, जो कि एडी दिख रहा है, दैट इज द सॉल्यूशन। तुम्हारे पास दो इक्वेशंस है, एक कर्व है, एक लाइन है, जहां पे मीट करता है वो सॉल्यूशन है। जिस जिस पॉइंट पे मीट करता है, तो बेसिक मैथमेटिक्स है। एक मीट कर रहा है ओरिजिन पे, माने सिग्मा बाई सिग्मा नॉट जीरो हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज नॉट ट्रू। सिग्मा बाई सिग्मा नॉट जीरो होने का क्या मतलब है, तो इस लीनियर इक्वेशन से हमको दिख रहा है क्या मतलब है, सोच के हमको बताओ। द टू इक्वेशन, द टू कर्व आर मीटिंग एट द पॉइंट ए
ठीक है, ये पॉइंट ए पर मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट ए पर जो है मिल रहे हैं। तो पॉइंट ए एंड एट origin the condition sigma by sigma naught equal to 0 is not acceptable। ये सिंपल सी बात है, सिंपल मैथमेटिक्स लगा के देखो कि सिग्मा बाई सिग्मा नॉट इक्वल टू 0 होगा कब, जब या तो सिग्मा 0 हो या तो सिग्मा नॉट 0 हो। सिग्मा 0 होने का मतलब है मैग्नेटिक जो एटॉमिक डाइपोल है, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है, वो 0 हो जाए, वो हो नहीं सकता। सिग्मा नॉट इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट सैचुरेशन हो नहीं सकता। इज नॉट ए सॉल्यूशन, इज नॉट ए solution। So the solution is the value AD, जो ये AD वैल्यू है वो सोल्यूशन है हमारा, दैट इज द सोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट where there is a stable state of spontaneous magnetization। spontaneous मैंने फिर से बता दे एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे डाइपोल्स जो है ये अपने आप अलाइंड है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन नहीं कहेंगे। अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं किसी एक डोमेन में, ये एक पर्टिकुलर स्टेट को अटेन करते हैं, समझो ध्यान से। जैसे सी एक स्टेट है जो कि 0 ओरिजिन और ए के बीच में है। This means that the magnetization is less than the state A, equilibrium state A। state A जो है it is the equilibrium state। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन है and the value of alpha, ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक जो है तुम्हारा ये AD स्टेट ना आ जाए। लेकिन अब अगर कोई मॉलिक्यूल, कोई पार्टिकल ऐसा है उस डोमेन में जिसका स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन बी है जो कि ए के आगे है, तो लोकल मैग्नेटाइजेशन जो है वो इक्विलिब्रियम वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, इन दिस सिचुएशन मैग्नेटाइजेशन और अल्फा की जो वैल्यू है ये कम होता रहेगा अंटिल द स्टेट एडी इज रीच्ड। तो ये जो है पॉइंट ए जो है, माने जहां पर सोल्यूशन हमको मिल रहा है, द पॉइंट ए वेयर द टू कर्व आर मीटिंग represents a state of stable spontaneous मैग्नेटाइजेशन। स्टेबल स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के स्टेट को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम वैल्यू, दिस इज द इक्विलिब्रियम वैल्यू, इसको इक्विलिब्रियम वैल्यू बोला जा रहा है। इफ द पार्टिकल्स in a particular region or domain are in a different state of magnetization, लाइक पॉइंट सी। तो यहाँ पे पॉइंट सी पे जो मैग्नेटाइजेशन है, पॉइंट सी पे जो सिग्मा बाई सिग्मा नॉट है, इट इज लेस देन ए, देन द इक्विलिब्रियम वैल्यू, देन द मैग्नेटाइजेशन स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन is less than the equilibrium value A। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम वैल्यू को वो रीच करना चाहेगा, वहां तक पहुंचना चाहेगा। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन मैंने अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा म्यू बी बाई के टी
ये इंक्रीज करेंगे so that point A is reached. As a result, the magnetization मतलब बता दिया है, बार बार हम इसका मतलब नहीं लिख रहे हैं. As a result, the magnetization and the alpha and alpha will increase until the value of A is reached. ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम की ओर जाना चाहेगा. और अगर ये कोई स्टेट बी में है जो कि ए से आगे है, ज्यादा है, in that case both the things will decrease to reach A. In case the magnetization state is B, which is above A, then the alpha and the magnetization will decrease until A is reached. ये फिनोमेना यहाँ पे होगा, माने इक्विलिब्रियम वैल्यू को जो है ये रीच करना चाहेगा, पहुंचना चाहेगा. ठीक है, तो इससे पहले हम लोग लैंजवा के सिचुएशन में देखे थे कि जो स्लोप है टेंजेंट का ये 1/3 होता है. तो ये जो एंड दिस सिग्मा बाई सिग्मा नॉट इज इक्वल टू अल्फा बाई 3. तो हमको यहाँ से जो है मेन ये चीज निकालना है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस स्टेबल मैग्नेटाइजेशन, माने इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम स्टेट दैट यू हैव टू फाइंड. ठीक है, समझ लो पहले. तो यहाँ पे जो है ये अल्फा जब कम रहेगा तो ये सिचुएशन, हम लोग लैंजवा थ्योरी जो पिछले क्लास में पढ़े थे उसको ध्यान रखना, उसी से आया है ये. तो स्टेबल जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है, माने अपने आप जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है विदाउट एनी एक्सटर्नल फील्ड, उसकी स्टेबिलिटी की कंडीशन क्या होती है? द स्टेबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि this quantity RTM by sigma naught square beta rho is less than 1/3. So the condition for the stable spontaneous magnetization is this condition. ये जो कंडीशन है ये स्टेबल स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन की कंडीशन है. ठीक है, अब ये जो सिग्मा नॉट स्क्वायर बीटा रो बाई 3 है, तो दिस इज द क्यूरी टेम्परेचर. बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, जो क्यूरी पॉइंट है थीटा, इसके नीचे बिलो द क्यूरी टेम्परेचर और द क्यूरी पॉइंट अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो डोमेन्स जो है ये स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज होते हैं, माने अलाइन होते हैं इन अ डायरेक्शन. उसके अंदर के डाइपोल्स और उसके अंदर के डाइपोल्स कितना अलाइन होंगे ये डिसाइड करता है टेम्परेचर. ठीक है, जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 पे हो जाता है देन देयर इज ऑल द डाइपोल्स आर मैग्नेटाइज्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन. क्यूरी पॉइंट के अबव क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन है वो नहीं हो पाता, क्योंकि टेम्परेचर जो है, इससे पहले भी हमने बताया, वो रैंडमाइज करना चाहता है. फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है दे आर लॉस्ट एंड द सिस्टम बिकम्स पैरामैग्नेटिक. ठीक है, तो क्यूरी टेम्परेचर, ये कल के लेक्चर में भी हमने बताया था, क्यूरी टेम्परेचर इज ए ट्रांजिशन टेम्परेचर जहां पर फेज ट्रांजिशन हो रहा है, पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक. बिलो द क्यूरी टेम्परेचर the
dipoles in the domain align and cause a spontaneous magnetization. एक spontaneous magnetization यहाँ पे हो रहा है, spontaneous magnetization हो रहा है, and this is spontaneous magnetization which varies or is affected by temperature. ये टेम्परेचर द्वारा इफेक्ट होता है. दिस मीन्स ये टेम्परेचर जो है रैंडमाइज करना चाहता है. एट एब्सोल्यूट जीरो, at absolute zero, all the dipoles in the domain are aligned, and thus there is a spontaneous मैग्नेटाइजेशन. स्पॉन्टेनियस है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है. सारे डोमेन्स के अंदर जो डाइपोल्स हैं वो अलाइन हो जाते हैं, एंड देयर इज स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, एंड द कंडीशन ऑफ सैचुरेशन इज रिच्ड. कंडीशन ऑफ सैचुरेशन यहाँ पे आ गया. सारे डाइपोल्स अलाइन हो गए, कोई नहीं बचा. एट टेम्परेचर्स above the Curie temperature, the spontaneous, ये जो spontaneous effect है, spontaneous effect या अपने आप से जो अलाइन होने की टेंडेंसी है, ये खत्म होता रहता है. ठीक है. Spontaneous magnetization no longer occurs, and the system and the material becomes paramagnetic. ये जो है ये paramagnetic behavior शो करने लगता है, फेरोमैग्नेटिक नहीं रहता है. सो क्यूरी टेम्परेचर जो है, दिस इज ए काइंड ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहां पे एक फेज ट्रांजिशन हो रहा है. फेज ट्रांजिशन इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक. स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, मटेरियल साइंस से पढ़ाया जाता है. Thus the Curie temperature is a temperature where phase transition occurs from फेरो टू paramagnetic. फेरो से जो सिस्टम है वो पारामैग्नेटिक हो जाता है. Above the Curie temperature, the ferromagnetic properties are lost. This is the Weiss theory, a kind of classical theory. इसके बाद जो थ्योरी आता है, that is the, उसको हमने कल डिस्कस किया है. इट इज द क्वांटम थ्योरी, जहां पे स्पिन की बात आती है. तो इसको एक बार और डिस्कस करेंगे, and then we will move to the most fundamental part of modern physics.